हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 15 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पहला क्वेश्चन है, कौन सी सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और ये दो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आंका गया है, एक है आर्बर डे फाउंडेशन और एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपके लिए कीवर्ड है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसने मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ जो है वो लगाए हों, उसको संभाला हो, और भी कई आप कह सकते हो कि अलग अलग तरह के क्राइटेरिया हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। और ये केवल इंडिया में से नहीं, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग शहरों को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक तो हैदराबाद को सिलेक्ट किया गया है, एक मुंबई को। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बोथ बी एंड सी। तो डी जो है वो इसका आंसर है। तो मुंबई और हैदराबाद रिकॉग्नाइज किए गए हैं 2021 के लिए एक ऐसे शहर जिसमें पेड़ जो हैं वो बहुत अच्छे से लगाए गए, उसको संभाला गया। और ये आर्बर डे फाउंडेशन और साथ में आप कह सकते हो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की है, ये अर्बन ग्रीनरी को मेंटेन रखने के लिए इस तरह की सिटीज का जो उनको आप कह सकते हो कि अवार्ड है वो दिया गया है। तो हैदराबाद को ये अवार्ड दूसरी बार मिला है, लाइक 2020 में मिला था, 2021 को भी, लेकिन मुंबई को पहली बार जो है वो इसके अंदर आंका गया है। टोटल 138 मतलब 138 शहरों को 21 कंट्रीज में से आंका गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे इसमें टोटल बहुत ज्यादा पेड़ जो है वो 2020 के अंदर लगाए गए। आपको कोई अलग से अमाउंट जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। और केवल अगर हैदराबाद को ही देखोगे तो उसने 3,50,00,000 पेड़ जो है वो लगाए हैं पिछले 2 सालों के अंदर, और उसमें 50,000 घंटे जो हैं वो जाया किए हैं, ताकि इतने पेड़ जो है वो संभाले जा सकें, उसको लगाया जा सके। और ऐसा ही काम मुंबई ने किया है, उसने 4,25,000 पेड़ जो है वो लगाए हैं, और इसमें 25,000 घंटे का समय जो है वो उन्होंने लगाया है। और मुंबई, जिसको ड्रीम सिटी कहा जाता है, उसको आप कह सकते हो कि ऐसा दूसरा शहर नवाजा गया है, क्योंकि पहला हैदराबाद है और इंडिया में दूसरा शहर जो है वो मुंबई बन गया है, जिसको इस तरह के पदवी से जो है वो नवाजा गया है, या आप कह सकते हो इस तरह का अवार्ड जो है वो दिया गया है। लेकिन इसके लिए बहुत सा क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, जैसे कि आप कह सकते हो कि वो शहर के अंदर जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो इन पेड़ों को संभालेगा, जो कि म्युनिसिपल बाउंड्री के अंदर आ रहे हों। दूसरा इसमें क्राइटेरिया है कि कोई ऐसा लॉ या पॉलिसी जो है वो जरूर होनी चाहिए जो कि इन पेड़ों को या जंगलों को मैनेज करने के लिए काम करती हो। तीसरा इसमें है कि एक ऐसे लोकल ट्री रिसोर्सेज होने चाहिए जिसके अंदर जो है वो आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है वो बनाए जा सके। कोई ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए, एक ऐसा कोई आप कह सकते हो डेटाबेस होना चाहिए जिसमें इनके सब के बारे में जो है वो पेड़ों के बारे में पता लग सके। चौथा है इसमें कि एक बजट होना चाहिए कि इतना साल में हम इतने रुपए जो है वो पेड़ों के ऊपर खर्च करेंगे, या पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड आप कह सकते हो ट्री मैनेजमेंट बजट जो है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ पांचवा, इसके अंदर कोई एनुअल सेलिब्रेशन, एनुअल टारगेट्स होने चाहिए, ताकि अगर उसको पूरा करेंगे तो ये रिवॉर्ड्स जो है वो दिए जाएंगे। तो इस तरह का क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आंका जाता है। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको चुना है, आर्बर डे फाउंडेशन और एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको रेकजेविक ओपन चेस 2022 टूर्नामेंट जो है वो जीता है, किसने, ये आपने बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, ये चेस का टूर्नामेंट है। रेकजेविक कहाँ पे है, ये दोस्तों आइसलैंड के अंदर है। कहाँ पे, आइसलैंड, आइसलैंड की कैपिटल है, तो वहां पे ये टूर्नामेंट हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है, रेकजेविक ओपन चेस टूर्नामेंट। और ये जीता है आर प्रागनंदा ने। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, डी होगा। केवल 16 साल के हैं, उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। टोटल 7.5 पॉइंट उनको मिले टोटल 9 राउंड्स के अंदर, और ये आइसलैंड की कैपिटल में हुआ था, जिसका नाम है रेकजेविक। और ये 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में खेला गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रागनंदा को ये जो है टूर्नामेंट जो है वो जीतने का मौका मिला। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने एग्जैक्ट प्लेस याद रखना कि हारपा कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ था, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन प्रागनंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जो अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हैं, इंडियन अमेरिकन ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा, जो कि आप कह सकते हो कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल 12 साल और 4 महीने की एज में जो है वो हासिल कर लिया था लास्ट ईयर। लेकिन इनको भी हरा दिया था इन्होंने। प्रागनंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। इवन वर्ल्ड के नंबर 1 नॉर्वेजियन प्लेयर जो ग्रैंड मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन, उनको भी एक ऑनलाइन टूर्नामेंट के अंदर जो है वो प्रागनंदा ने हरा दिया था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा आप यहाँ पे देख रहे हो, और इन्होंने जीत लिया एक टूर्नामेंट जिसका नाम है रेकजेविक ओपन चेस टूर्नामेंट 2022। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगला है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री जो है इम्प्रूव्ड हाई स्पीड E5 शिनकनसेन सीरीज ट्रेन जो है वो इंडिया को भेजेंगी। तो आपने याद रखना है कि E5 शिनकनसेन सीरीज ट्रेन जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, और ये बिलोंग करती हैं जापान से। और ये किसको भेजी जाएंगी? ये इंडिया को भेजी जाएंगी। इसमें मॉडिफिकेशन की जाएंगी इन डब्बों के अंदर, या इन आप कह सकते हो ट्रेन्स के अंदर। किस तरह से मॉडिफिकेशन की जाएगी? ये इंडिया के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, इंडिया के डस्ट सिस्टम को देखते हुए, या इंडिया का जो पूरा हमारा लाइन का वेटेज सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसको देख के जो है वो बनाया जाएगा। क्योंकि ये जो वाइडेस्ट ट्रेन्स हैं दोस्तों, ये फ्रांस और जर्मनी में भी मिलती हैं, लेकिन हमने जो इंपोर्ट किया है वो कहाँ से किया है? जापान से, क्योंकि जापान हमारा जो है वो फंडिंग पार्टनर है, जो अहमदाबाद से लेके गुजरात तक हमारा आप कह सकते हो कि एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो जापान टू सेंड मॉडिफाइड ट्रेन सुटेबल फॉर द इंडियन वेदर, तो इस तरह से वो भेजेगा। और ये टोटल 6 ट्रेन जो हैं वो आप कह सकते हो कि इंडियन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार करके भेजेगा, लेकिन ये जो है वो आप कह सकते हो टुकड़ों में भेजेगा। उसको असेंबल जो है वो इंडिया में किया जाएगा, उसको तैयार पूरा इंडिया में किया जाएगा, उसको जोड़ा इंडिया में जाएगा। और इसको बनाने वाली जो 2 कंपनीज हैं बहुत ही फेमस है, एक तो हिटैची है, एक कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज है, जो इन ट्रेन्स को बना रही हैं। तो टोटल 6 ट्रेन है जिसको बनाया जा रहा है। और इन ट्रेन्स की खास बात क्या है कि इनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी जो आप कह सकते हो विड्थ है वो 3.35 मीटर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि स्पीड जो इतनी स्पीड पे चल रहे हैं, तभी हमने इसको नाम क्या दे दिया? बुलेट ट्रेन दे दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये एंटी सिज्मिक टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, मतलब अर्थक्वेक अगर आता है तो भी जो है इसके ऊपर नुकसान होने के चांसेस जो है बहुत ही मिनिमल हैं। और ये पूरा का पूरा ट्रेन कॉरिडोर जो है वो 508 किलोमीटर के लगभग का है, और 2 घंटे 58 मिनट मतलब लगभग 3 घंटे जो है वो लगेंगे अगर आप अहमदाबाद से मुंबई तक सफर करते हो, जिसमें से 8 स्टेशन गुजरात में आएंगे और 4 कहाँ से आएंगे? महाराष्ट्र में। लेकिन इसमें गुजरात से लेकर दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव तक का जो डिस्टेंस है 352 किलोमीटर का, आप कह सकते हो उसको तैयार करने का काम जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को ही दिया गया है। तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी जो है वो इसके अंदर साथ में लिया गया है। और इसका पहला ट्रायल जो है वो मुंबई से अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन का है वो माना जा रहा है कि सूरत के अंदर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा 2026 में, वो आप कह सकते हो ट्रायल हो सकता है। और पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको भी टाइम लगेगा बनने में। और इवन लॉन्गेस्ट ब्रिज भी बनाया जा रहा है मुंबई अहमदाबाद ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 1.2 किलोमीटर का, मतलब 1200 मीटर का ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो ब्रॉच एरिया में। और 2024 में ये जो पूरा का पूरा ब्रिज है ये भी पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जापान जो है वो ये 6 तरह की ट्रेन जो है वो हमें असेंबल तरीके से बना के देगा ताकि हम उसको इंडिया में असेंबल कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? नए चेयरमैन यूपीएससी के कौन बनाए गए हैं? अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही फेमस स्कॉलर हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी जी। उनको अपॉइंट किया गया है यूपीएससी का नया चेयरमैन। याद रखना है, इंडिया की बहुत ही फेमस रिक्रूटिंग एजेंसी है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिनको नहीं पता होगा। और इनका टाइम पीरियड जो है वो 2023 तक होगा, 27 जून 2023 तक जो है इनका टाइम पीरियड होगा, मतलब लगभग 1 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो आप कह सकते हो इससे पहले कौन थे चेयरमैन? वो थे प्रदीप कुमार जोशी। याद रख सकते हो कि पुराने जो है वो रिटायर हो जाएंगे, उनको रिप्लेस किया जाएगा, और नए जो है वो कौन लगाए जाएंगे? डॉक्टर मनोज सोनी जी लगाए जाएंगे। इससे पहले ये एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी जो है वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ आपने यूपीएससी के बारे में याद रखना है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर ये बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट या यूपीएससी जो कमीशन बनाया गया ये क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बनाया गया? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल के अंदर, लाइक 315 से लेकर 323 नंबर आर्टिकल में इसके बारे में खास तौर से बताया गया है। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि ये ब्रिटिशर्स ने इसका निर्माण किया था 1 अक्टूबर 1926 में इसको बनाया गया था, लेकिन उसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन बाद में 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम कर दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नाम कर दिया गया। लेकिन जैसे ही 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने इसका नाम क्या कर दिया? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरह से ये इसकी हिस्ट्री आपने थोड़ी सी याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने पार्टनरशिप की है कि वो एक ऐसी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच सकते हैं। खास करके जो पावर प्लांट्स हैं जो ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
वहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पे कैप्चर कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये साथ में IIT गुवाहाटी असम। तो याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी जो कि असम के अंदर है, उन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ टाई अप किया है ताकि डिज़ाइन और डेवलप किया जा सके एक ऐसी एनर्जी एफिशिएंट प्लांट टेक्नोलॉजी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेगी पावर प्लांट्स में से। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, और इस डेवलपमेंट का मतलब है कि हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को जो है वो किसी तरह से रोक सकते हैं, उसको हम किसी तरह से कम कर सकते हैं। और साथ में इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं, नेचुरल गैस इंडस्ट्री है, बायोगैस इंडस्ट्री है या पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो वहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं। तो IIT गुवाहाटी और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दोनों मिलके इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट भी करवा लेंगे कि कल को ऐसे ना हो कि और भी कोई इस टेक्नोलॉजी को बना रहा हो और वो उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दे। तो पेटेंट करवा लिया जाएगा तो इनके नाम पर रजिस्टर हो जाएगा। और इवन अभी इसकी टेस्ट स्टडीज़ चल रही हैं। अगर ये बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब रहता है तो इसके बाद इसको NTPC का जो नेत्रा फैसिलिटी है वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। इवन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, हमने खुद बनाया है इसको, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग जो IIT गुवाहाटी का है उसने इसको तैयार किया है। तो याद रखना है, दोनों ने मिलकर इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई है कि पावर प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको कैप्चर कर लिया जाए और इन्वायरमेंट को हम साफ रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने कौन सा फाउंडेशन डे मनाया है 12 अप्रैल 2022 को? तो पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों 1894 में बनाया गया था। तो आप खुद देख सकते हो कि कौन सा फाउंडेशन डे बनाया गया है। तो 128th फाउंडेशन डे जो है वो पंजाब नेशनल बैंक का बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय जी, उनकी तरफ से इसको बनाया गया था, जिनको शेरे पंजाब का जो मेडल है आप कह सकते हो या ये नाम जो है वो उनको दिया गया था। और ये फर्स्ट स्वदेशी बैंक के तौर पे जो है वो जाना गया क्योंकि ये स्वदेशी मूवमेंट से प्रेरित था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पंजाब नेशनल बैंक के जो कि अतुल कुमार गोयल जी हैं, उनका चेहरा देख सकते हो। और इस मौके पे अतुल कुमार गोयल जी ने कार्डलेस कैश विड्रॉल सर्विस लॉन्च किया और वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है यूजर्स के लिए। और कार्डलेस कैश विड्रॉल का मतलब है कि ATM में जाके आप कार्डलेस कैश विड्रॉ कर सकते हो। और एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया उनकी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसको यूज़ करके आप वर्चुअली जो है वो आपको कार्ड मिल जाएगा, फिजिकल तौर पे नहीं मिलेगा। और भी कई तरह की सुविधाएं, डिजिटल सर्विसेज जो है वो उन्होंने PNB One नाम से जो है वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो स्टार्ट की हैं। तो ये जो है वो बेनिफिट जो है वो ज़रूर होगा अलग अलग यूज़र्स को जो PNB के कस्टमर्स हैं। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में याद रखना है, स्थापना 1894 में हुई थी और इसने अपना काम जो है वो वैसे 1895 में करना स्टार्ट किया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इसके करंटली जो हैं वो MD और CEO हैं अतुल कुमार गोयल जी। और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which bank signed memorandum of understanding with GIFT SEZ Special Economic Zone to promote the global and Indian businesses? ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंडियन बिजनेसेस जो हैं या जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं वो गिफ्ट SEZ के अंदर ओपन हो सके, उनकी सुविधाएं जो हैं वो ले सकें। और आपको पता होना चाहिए कि ये बैंक है ICICI बैंक, जो कि आप कह सकते हो इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और इन्होंने एक MOU साइन कर लिया किसके साथ? गिफ्ट SEZ के साथ, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, जो कि कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर, गुजरात के अंदर स्थित है। और दोनों लाइक गिफ्ट SEZ और साथ में ICICI दोनों इकट्ठे काम करेंगे ताकि जो गिफ्ट SEZ है वो इस तरह का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म जो है वो बना दिया जाए जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टार्टअप्स आके खुले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स जो है वो यहाँ पे आके ओपन हो। और दोनों कंपनी जो हैं वो इस तरह से सहयोग करेंगे कि गिफ्ट SEZ जो हमारा सेंटर है ये एक ऐसी डेस्टिनेशन बन जाए जहां पे आप कह सकते हो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड फाइनेंस जो है वो हो सके। इंडिया भी ट्रेड, इंडियन कंपनीज भी वहां पे ट्रेड करें और साथ में फॉरेन कंपनीज भी जो हैं वो गिफ्ट SEZ का यूज करके जो है वो ट्रेड कर सके। मतलब एक ऐसी लोकेशन बना देनी है हमने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे, इंडिया लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंपनीज यहाँ से ऑपरेट करें। और ICICI बैंक की एक ब्रांच जो है वो गिफ्ट SEZ में भी खुली हुई है। तो उस ब्रांच का मेन फोकस भी यही रहता है कि कैपिटल मार्केट के ऊपर फोकस किया जाए। आप कह सकते हो ट्रांजैक्शन बैंकिंग जो है वो बहुत अच्छे से काम कर सके और बैंकिंग अलग अलग तरह की सुविधाएं जो है वो लोगों को दे दिए जा सके ताकि एक बहुत अच्छे लेवल पे इंटरनेशनल कस्टमर को भी साथ में जोड़ा जा सके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस MOU का मेन मकसद यही है कि गिफ्ट SEZ जो है वो इंडियन और इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए यूज़ किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके और खास करके उन एरिया में जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जो उससे रिलेटेड कई सर्विसेज का यूज़ हो रहा है।
तो आईसीआईसी बैंक और गिफ्ट एससीजेड जो है वो दोनों मिलके ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लेके आएंगे, कैपिटल मार्केट फर्म्स को यहाँ पे लेके आएंगे गांधीनगर गुजरात में, ताकि वो अपने सेंटर्स जो है वो इसमें बना सके और इंडिया को प्रमोट कर सके और इंडिया के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल फर्म्स आगे बढ़ सकें। तो आईसीआईसी के बारे में याद रखना है, इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप बख्शी हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट और थाईलैंड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि दोनों मिलके ट्रेड बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन करेंगे? मतलब दोनों कंट्रीज, या आप कह सकते हो एक स्टेट और कंट्री के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में इंप्रूव हो सके, और ये स्टेट है हमारे पास तेलंगाना। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है ताकि ट्रेड जो है वो बढ़ाया जा सके, खास करके उन एरियाज में जिसमें तेलंगाना की मुहारत हासिल है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के अंदर, वुड प्रोसेसिंग के अंदर, वुड बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। तो तेलंगाना और थाईलैंड के बीच में बिजनेस जो है वो बढ़ाया जाएगा, पार्टनरशिप जो है बढ़ाई जाएगी। और वैसे भी 75th एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक रिलेशन की इंडिया और थाईलैंड से, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से थाईलैंड के साथ जो है वो हम बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं। तो तेलंगाना के बारे में खास तौर से याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो है वो के चंद्रशेखर राव हैं, के चंद्रशेखर राव, और इनके जो गवर्नर हैं वो हैं डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन। और डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन के पास एडिशनल चार्ज भी है दोस्तों, और वो किसका है? पुडुचेरी का। याद रखना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसको अपॉइंट किया गया है नया चेयरमैन नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी आपने इसको वन लाइनर में याद रखना है कि एक ऐसा बोर्ड है नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड जो कि हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए बनाया गया। उसके नए चेयरमैन बनेंगे डॉक्टर महेश वर्मा। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, उनको बनाया है नया चेयरमैन। और ये जो बॉडी है ये एक तरह से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है जो कि अक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, या हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो इम्पैनल करता है, उसको लेके आता है। मतलब उनको एक तरह से आप कह सकता है कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि आप इस तरह की हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हो, आप इस तरह के काम जो है वो करोगे। और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है 2014 में मेडिसिन के क्षेत्र में। और इनको डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, जो कि एक आप कह सकते हो हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है मेडिकल फील्ड में, वो मिल चुका है। और नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड भी इनको मिल चुका है। इसके साथ साथ ये वाइस चांसलर का काम कर रहे हैं, कहाँ पे? गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। तो ये आपने नाम जो है वो जरूर याद रखना है, डॉक्टर महेश वर्मा, चाहे स्लाइड से आप क्वेश्चन को याद रख लें। अगला है, कौन सी कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है नाइजीरियन आर्मी के साथ कि जो फेज 2 ट्रेनिंग है, फ्लाइंग ट्रेनिंग, वो चेतक हेलीकॉप्टर के ऊपर जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नाइजीरियन आर्मी के 6 ऑफिसर्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका फेज 1 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये 6 नाइजीरियन आर्मी के जो एविएशन ऑफिसर्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग देनी है। और जो फर्स्ट फेज है दोस्तों वो दिसंबर 2021 में कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड फेज आएगा और ये देगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, क्योंकि चेतक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। और इसमें 70 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी हर नाइजीरियन आर्मी एविएशन ऑफिसर को। और ये 11 अप्रैल को ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और दिसंबर 2022 तक जो है वो चलेगी, क्योंकि 70 घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है हर आर्मी ऑफिसर को। इसका मतलब 420 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो 6 आर्मी ऑफिसर्स को प्रोवाइड करेंगे दूसरे फेज के अंदर। और इसमें आप कह सकते हो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाएगा, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाएगा, ताकि अलग अलग तरह की स्ट्रेंथ देके उनको जो है वो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके। और ये है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो एक सिंपल है, क्वेश्चन नहीं कह सकते आप इसको, एक इंफॉर्मेशन है कि जो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि दोनों कंट्रीज में हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकें और दोनों कंट्रीज में कोलैबोरेशन बढ़ा सकें, ताकि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंप्रूव कर सकें। तो इंडियन गवर्नमेंट भी जो है बहुत कुछ कर रही है, जैसे कि आप कह सकते हो दोनों कंट्रीज जो है वो सेमीकंडक्टर रिलेटेड अलग अलग तरह की मीटिंग्स करेंगे, ताकि दोनों कंट्रीज में हम कॉर्पोरेशन जो है वो इंप्रूव कर सके, म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो इंप्रूव कर सके, खास करके कौन सी इंडस्ट्री के लिए? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है वो लॉन्च कर चुकी है, ताकि इंडिया में हम सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करें, डिस्प्ले इकोसिस्टम जो है वो बढ़ाएं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन में इंडिया जो है वो ग्लोबल हब बन सके। और इवन सरकार ने तो 17 मेंबर की एक कमेटी भी अपॉइंट कर दी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से बनाई गई, ताकि सेमीकंडक्टर मिशन को किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, प्रमोट कर सकते हैं, वो ये 17 मेंबर की कमेटी बताएगी। इवन यूनियन गवर्नमेंट ने
76,000 करोड़ का एक सेमिकॉन मिशन भी जो है वो लॉन्च कर दिया दिसंबर 2021 में, जिसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगले 6 साल में हमने बेहतर बनना है। तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए इंडिया ऑलरेडी बहुत चीजें कर रहा है। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अनाउंस किया है कि वो इन क्लाइमेट एक्शन ग्रांट जो है वो कितनी प्रोवाइड करेगा इनोवेटर्स को, जो क्लाइमेट को लेके उसको सुधारने में काम कर रहे हैं, उन इनोवेटर्स को कितने पैसे जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से दिए जाएंगे। ये है $2.2 मिलियन जो है वो दिए जाएंगे। ये टोटल दोस्तों 22 लोकल इनोवेटर्स को दिए जाएंगे जो अलग अलग 19 कंट्री से बिलोंग करते हैं और इसमें कुछ इंडिया के भी इनोवेटर्स हैं। तो इतना पैसा जो है वो खास करके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से दिया जाएगा। तो इसका मेन मकसद है कि एग्रीकल्चर को सुधारना, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना, जो कम्युनिटी बेस्ड अडेप्टेशन है वो करना, इकोसिस्टम जो है वो अच्छा करना, मतलब फाइनेंशियल इकोसिस्टम जो है वो अच्छा करना, पेमेंट्स को लेके, सर्विसेज को लेके और बिजनेसेस को अच्छा करना, इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट जो है वो कम से कम हो इन चीज़ों का। और 19 कंट्रीज जो हैं उसमें टोटल मैं बता चुका हूँ कि 22 लोकल इनोवेटर्स हैं, जिसमें से 7 कंट्री अफ्रीका से हैं, 11 एशिया से हैं, 4 लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन से हैं। तो मेन प्रोग्राम यही है कि लोकल एंटरप्रेन्योर जो है, लोकल बिजनेसमैन जो हैं वो लाइक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आगे बढ़ सकें और इस तरह के बिल्डिंग सोल्यूशंस हमें दे सकें जिसमें हम जो है वो फाइनेंस किया जा सके या जिसको हम क्लाइमेट के पक्ष में एक बेहतर तरीके से हम इनोवेटिव आइडिया से बना सकें। तो आपने याद रखना है ये फंड जो है वो टोटल $2.2 मिलियन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो कि है वन लाइनर पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डॉक्टर मनोज सोनी जी को यूपीएससी का नया चेयरमैन जो है वो बना दिया गया है, 2023 जून तक इसको बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा नॉर्थ कैपिटल रीजन है, याद रखना है जो नेशनल कैपिटल रीजन है गवर्नमेंट का, उन्होंने साइन किया है कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, ताकि इन चारों स्टेट्स में अगर हम ट्रेवल करते हैं तो इसका मतलब आपको दिल्ली में अगर आना है तो आप कह सकते हो कि दिल्ली है, साथ में हरियाणा है, राजस्थान है उसमें और उत्तर प्रदेश है, तो इन सबके एरियाज जो है वो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। तो अब इसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट किया गया है ताकि जो कैरेज करते हैं अलग अलग व्हीकल्स उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इमीडिएट इफेक्ट से ये स्टार्ट हो जाएगा कि व्हीकल्स को कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो है नहीं आनी चाहिए, आराम से वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट मतलब एनसीआर एरिया में ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे वो मोटर कैब्स हैं, चाहे टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शास हैं, तो उनको ऑनलाइन रजिस्टर करके एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू सारी डिटेल जो है वो की जाएगी। उसमें ड्राइवर्स का डाटा होगा, कार रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और भी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन होगी, तो सारी देख के जो है वो आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो। अब दोबारा डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत जो है वो नहीं है। नेक्स्ट फिनो पेमेंट बैंक ने जो है वो 12.19% स्टेक जो है वो खरीद लिया है पेस प्रिंट का। तो ये बोर्ड ऑफ फिनो पेमेंट है जिसने एक माइनॉरिटी स्टेक जो है वो खरीदा है ऑलमोस्ट 12% का पेस प्रिंट के अंदर, जो कि एक न्यू दिल्ली बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से। नेक्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 75% स्टेक जो है ज्वाइंटली खरीद लिया, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा का, एक इंडियन ओवरसीज बैंक का, किसके अंदर ये एक बैंक है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक बरहाद मलेशिया का, तो उसका हिस्सा खरीद लिया है। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो है वो आप कह सकते हो 40% हिस्सा था, इंडियन ओवरसीज बैंक के पास 35% हिस्सा था और आंध्रा बैंक के पास जो है दोस्तों 25% का हिस्सा था। लेकिन आपको पता ही कि आंध्रा बैंक किसके अंदर मिला दिया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो इसका मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा कितना हो गया 25%। लेकिन अब ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये भी किसने खरीद लिया, यूबीआई ने, तो इसका मतलब 100% स्टेक जो है इस इंडिया इंटरनेशनल बैंक बरहात का किसके पास चला गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक ने 128th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तेलंगाना और थाईलैंड ने साइन किया है ताकि ट्रेड जो है वो दोनों के अंदर प्रमोट हो सके, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं 14 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत सिंपल था, पहले तो इसको मंथली बेसिस पे किया जाता था कि जो पूरे मंथ में सबसे लो ट्रांजैक्शंस होती थी, लो बैलेंस होता था, उसके बेसिस पे जो है वो आपको जो है वो इंटरेस्टेड दे दिया जाता था। लेकिन बाद में इसको बदल के क्या कर दिया कि डेली बेसिस पे इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया जाएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब है विच इज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर की। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेकिन ये फेयर्स क्राउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह और हमेशा हंसते रहो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।